हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल हरदोई रश्मि व्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 121। इससे पहले इस कहानी के 120 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं अब तक आप सबने पढ़ा था। रुद्र ने भी शावर बंद किया और फिर बाहर आ गया। अभी तक उसने लाइट ऑन नहीं की थी। बाहर आकर वो सीधा कबर्ड की ओर चला गया और फिर लोअर टी शर्ट पहनकर बेड पर आकर पेट के बल लेट गया था। अभी उसने अपनी कमर पर हल्का सा भार महसूस किया और कान के पास गर्म सांसें फील करी। रुद्र भी एकदम से बोलता है कि किट्टू, और किट्टू के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी रुद्र की आवाज़ सुनकर। तो दोस्तों, इतना आप सभी लोग पिछले भाग में देख चुके थे। तो चलिए देखते हैं आगे अब इस कहानी में क्या होता है। किट्टू ने भी रुद्र की कमर पर अपना सर टिकाते हुए बहुत ही प्यार से कहा कि आपने तो मुझे इतनी जल्दी पहचान लिया। आपको कैसे पता चला कि मैं हूँ? मुझे लगा था कि मैं तो भूतनी बनकर आपको बहुत ही ज़्यादा डराऊंगी और आप बहुत ज़्यादा डर जाओगे। रुद्र भी सीधा होकर लेट गया और फिर किट्टू उसके ऊपर आ गई थी। वो भी किट्टू के चेहरे पर आए हुए बालों को पीछे करते हुए बहुत ही प्यार से और मुस्कुरा कर बोलता है कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सच में मैं सपना देख रहा हूँ। किट्टू बोलती है कि नहीं, सपना नहीं है, मैं सच में आपसे मिलने के लिए आई हूँ। नहीं आ सकती हूँ क्या? रुद्र बोलता है कि हमेशा के लिए आ जाओ ना। किट्टू बोलती है कि आप इस मोमेंट को प्लीज़ ख़राब मत करो ना। कहा ना कि आ जाऊंगी आपके पास जब मम्मी पापा के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे भी आप तो जानते ही हो ना पापा को, उन्हें कितना ज़्यादा गुस्सा आता है। उन्हें यहाँ पर आना मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो रुद्र बोलता है कि अच्छा, और फिर आप कैसे आई हो तुम? किट्टू ने भी झुककर रुद्र के कान में धीरे से कहा कि अभी तो चोरी से आई हूँ। अपने कमरे में शुभ भैया को लिटा दिया है मैंने और खुद यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आ गई हूँ। निहाल भैया को लेकर आई हूँ मैं। सुबह जब जाऊँगी तो फिर निहाल भैया ही मुझे वापस छोड़ देंगे। रुद्र के चेहरे की मुस्कुराहट तो अब और भी ज़्यादा बड़ी हो गई थी। उसने भी अगले ही पल किट्टू को करवट लेकर अपने नीचे कर लिया और फिर हल्की सी रोशनी में उसका चेहरा बहुत ही प्यार से देखने लगा। दोनों ही अब एक दूसरे को बहुत प्यार से देख रहे थे। रुद्र ने फिर से कंफर्म करते हुए कहा कि सच में सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना मैं? लाइट जलाकर देखता हूँ कि सच में तुम हो भी यहाँ पर या फिर नहीं, या फिर मैं सच में सपना ही देख रहा हूँ। इतना कहकर रुद्र भी जल्दी से उठने को हुआ तो फिर किट्टू ने भी उसके कॉलर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और फिर बहुत ही प्यार से बोलती है कि अरे मैं ही हूँ, और लाइट मत जलाइए ना प्लीज़, मुझे शर्म आएगी आपको देखकर। रुद्र बोलता है कि अच्छा, और शर्म क्यों आएगी तुम्हें? किट्टू ने भी रुद्र के माथे पर हल्का सा मारा और बोली कि आप कुछ समझते भी हो या फिर नहीं। रुद्र को भी समझ में नहीं आया कि आखिर ये क्या बोल रही है। उसने भी अगले ही पल किट्टू के गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया और फिर उसके होंठ किट्टू की गर्दन पर धीरे धीरे करके हरकत करने लगे थे। किट्टू ने भी अपनी आंखों को बंद कर लिया था और रुद्र ने भी अब अपने चेहरे को ऊपर करके किट्टू की तरफ देखा और प्यार से बोला कि आज मैं बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब था, बहुत ही ज़्यादा परेशान। क्यों था मुझे भी नहीं पता है, लेकिन तुम आ गई हो ना तो फिर सारी थकावट अपने आप ही दूर हो जाएगी। किट्टू ने भी रुद्र के गाल पर हल्का सा हाथ लगाकर कहा कि बस मम्मी पापा के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए ना, फिर हमेशा के लिए आ जाऊंगी आपके पास। ये कहते हुए उसने भी रुद्र के माथे को प्यार से चूम लिया और फिर रुद्र ने अगले ही पल करवट लेकर किट्टू को अपने ऊपर लेटा लिया और फिर बहुत ही प्यार से बोलता है कि किट्टू, आज तुम प्यार करो ना प्लीज़। किट्टू ने भी शर्मा कर ना में अपनी गर्दन हिला दी। तो रुद्र ने भी बिना बोले ही अपनी आंखों से उसे प्लीज में इशारा किया। तो किट्टू भी थोड़ा सा रुद्र के चेहरे की ओर हल्के से झुकती है और फिर उसने भी अपनी आंखों को बंद कर लिया था। और देखते ही देखते रुद्र और किट्टू दोनों ही एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। इधर दूसरी तरफ शुभ भी बहुत ही आराम से किट्टू के कमरे में बैठा हुआ टीवी देख रहा था। हालांकि वो अकेला था, उसका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कमरे में। उसे इस वक्त बहुत ही ज़्यादा बोरियत फील हो रही थी। उसे तो निहाल और शोभित की गंदी वाली आदत जो पड़ चुकी थी, लेकिन अभी वो क्या ही कर सकता था। मिशन नरेन और सौम्या में कंप्लीट जो करना था, उसे उन दोनों के बीच की दूरियां जो खत्म करनी थी, वरना उसके भाई का घर कभी भी नहीं बचता। तभी शुभ के कानों में जोरदार नरेन की एकदम से कड़कड़ाती हुई आवाज़ आती है, किट्टू बेटा सो गई क्या तुम? और ये सुनते ही शुभ की हालत तो एकदम से खराब हो गई थी। उसने भी जल्दी से टीवी को बंद किया और फिर लाइट ऑफ करके सोने की एक्टिंग करने लगा, मगर उसके दिल की धड़कनें तो डबल स्पीड के साथ बढ़ गई थी।
और तभी उसे अचानक से याद आया कि उसने तो जल्दबाजी में कंबल भी नहीं ओढ़ा है। उसने जल्दी से कंबल को अपने मुंह से ओढ़ लिया और तभी नरेन भी कमरे के अंदर आ गया। नरेन कमरे के अंदर आ चुका था और शुभ जो कि एकदम से सांसों को एकदम से खींचे लेटा हुआ था चुपचाप से। उसने भी जल्दी से अपने थोड़े से पाँव को भी अंदर से मोड़ लिया था। अगर पूरा प्रॉपर अपनी टांगों को फैलाकर लेटता तो शायद नरेन को पक्का शक हो जाता कि वहाँ पर उसकी बेटी नहीं बल्कि उसका होने वाला दामाद लेटा हुआ है। इस वक्त शुभ को डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। नरेन आज थोड़ा-सा दुखी था और जब उसे पता चला था कि दिशा महिमा की बेटी है और वो थोड़ा-सा डिस्टर्ब रहने लगा था फिर। ऊपर से उसके और सौम्या के रिलेशन भी बिल्कुल अच्छे नहीं चल रहे थे और फिर किट्टू वो तो हमेशा से अपनी माँ की साइड में ही लेती थी और किट्टू भी उससे थोड़ा-थोड़ा सा नाराज़ थी क्योंकि उसने भी अपनी माँ को अपने पापा के लिए पूरी तरह से पागल होते हुए देखा था और इसीलिए उसे नरेन की ही गलती हमेशा लगती थी। वैसे भी नरेन की गलती भी थी कि वो सौम्या को समझ नहीं पा रहा था। आज नरेन का मन हुआ था कि वो किट्टू के साथ थोड़ी-सी बातें कर ले तो अपने दिल को वो हल्का कर लेगा क्योंकि सौम्या से तो वो बात नहीं करता था। सौम्या उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी। सौम्या से तो वो बहस ही करने लगता था। नरेन भी शुभ के पैरों के पास आकर बैठ गया और फिर शुभ जो उसकी तो एकदम से हवा ही निकल गई थी। वो तो मन ही मन महादेव को याद कर रहा था कि कैसे भी करके बस आज उसे वो बचा ले। वो खुद से बोलता है कि शुभ आज अगर पकड़ा गया ना तो फिर यकीन मान तेरे भाई का डाइवोर्स तो पक्का होना है और एक और बात शुभ तू अकेला पिटेगा यार यहाँ पर तुझे बहुत ज़्यादा मारेंगे तू हाथ भी नहीं उठा सकता है इनके ऊपर भाई तुझे पटक पटक कर मारेंगे ये हे महादेव प्लीज़ बचा लेना मुझे। इतने में ही नरेन भी बहुत ही ज़्यादा उदासी से शुभ के पैरों पर हाथ लगाकर बोलता है कि किट्टू बेटा सो गई क्या। तो शुभ भी मन ही मन खुद से बोलता है कि लाइट बंद है मैं ब्लैंकेट में कवर हूँ तो सो ही गया हूँगा ना। क्यों किट्टू बेटा को उठा रहे हो आप जाकर सो जाओ ना प्लीज़ सौम्या आंटी के पास वो आपका इंतज़ार कर रही होंगी वैसे भी उन्हें आपके प्यार की सख्त से सख्त ज़रूरत है अरे जाओ ना अंकल प्लीज़। नरेन बोलता है कि किट्टू तुम सुन रही हो ना। शुभ ने जवाब नहीं दिया और फिर नरेन ने भी शुभ के पैरों पर हल्का सा हाथ लगाया। वो उसे प्यार से छूने लगता है लेकिन नरेन भी इतने ज़्यादा डिस्टर्ब था इस वक्त कि उसने भी ध्यान नहीं दिया और उसने हल्के हल्के से अपनी बेटी के पैरों पर हाथों को फेरते हुए कहा कि किट्टू किट्टू बेटा अगर तुम सो गई है तो फिर बहुत ही अच्छी बात है और वैसे भी जो मैं तुम्हें बताने के लिए आया हूँ ना मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम वो बात सुनो लेकिन मेरे दिल में इस वक्त एक बहुत ही ज़्यादा गुबार है जो मैं किसी के भी सामने नहीं निकालना चाहता हूँ बेटा। तुम्हारी माँ तो समझेगी नहीं मेरे इस दिल के हाल को। हो सकता है कि तुम भी ना समझो मेरी बात को लेकिन फिर भी मैं तुम माँ बेटी के बिना बिल्कुल भी खुश नहीं रह सकता हूँ और ना ही मैं उस वक्त खुश था। मुझे तो हर वक्त बस ऐसे ही लगता था कि काश मेरी सौम्या मेरे पास वापस आ जाए लेकिन जब मुझे मेरे मैनेजर ने बताया था कि सौम्या तो किसी इंग्लैंड के बिजनेसमैन के साथ शादी करके सेटल हो गई है तो फिर मेरी उम्मीद भी उसी दिन टूट गई थी और फिर इसीलिए मैंने सोचा कि मेरे बिजनेस में मुझे प्रॉफिट हो जाए और इसीलिए रवीना कपूर से शादी करने के लिए मैंने भी हाँ कर दी थी। वरना सच मानो मेरा मन शादी करने का बिल्कुल भी नहीं था। मैं किसी से भी शादी नहीं करता लेकिन अब तुम माँ बेटी आ गई हो ना तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि तुम दोनों ही हमेशा खुश रहो और मैं तुम दोनों को ही खुश रखूं। वैसे भी रुद्र अच्छा लड़का है लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट होता है इसके ऊपर। अच्छा तुम एक बात बताओ मुझे कुछ गलतियां मुझसे भी तो हुई हैं ना। कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं मुझसे कि तुम्हारी माँ को अगर गलती से भी उन गलतियों के बारे में पता चल गया ना तो शायद वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगी। नहीं नहीं मुझे घर से नहीं निकालेंगी खुद ही घर छोड़कर चली जाएंगी और फिर अगर वो घर छोड़कर चली गई ना तो फिर पता नहीं मैं खुद को कैसे संभालूंगा। मैं कैसे जीऊँगा उसके बिना। किट्टू मैं कहता नहीं हूँ बल्कि लेकिन सच में तुमसे तुम्हारी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं। ऐसा नहीं है बेटा कि मैं तुम्हारी माँ को वक्त नहीं देना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास वक्त हो तभी तो मैं तुम्हारी माँ को वक्त दूंगा ना। मान लेता हूँ कि मैं ऑफिस से आता हूँ तो फिर थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता हूँ लेकिन तुम्हारी माँ भी तो कभी भी प्यार से चाय कॉफ़ी नहीं पूछती है मुझसे ना ही मेरे बारे में कभी कुछ भी पूछती है। वो कुछ वक्त मेरे पास आकर बैठ जाए और फिर मेरे साथ कॉफ़ी पी ले चाय पी ले लेकिन नहीं उसे तो आते ही बस शिकायत करनी रहती है मुझसे हमेशा बस शिकायत करती रहती है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता है। शुभ भी चुपचाप से सांस खींचे नरेन की सारी बातों को सुन रहा था और अब उसे इतना तो समझ आ गया था कि नरेन इतना बुरा नहीं है जितना कि वो लोग समझते हैं उसे। बस उस पर बिजनेस का थोड़ा सा ज़्यादा ही प्रेशर है और इसी वजह से वो अपने दिल की बात किसी को नहीं बताता है। वहीं नरेन थका हुआ सा बेड से उठ जाता है और वो थोड़ा सा शुभ के सिर के पास गया और फिर शुभ उसने तो जब अपनी सांस लेना भी बंद कर दिया था। अब नरेन ने शुभ के सिर पर प्यार से हाथ लगाकर 2 बार सहलाया
गया और फिर शुभ ब्लैंकेट में थोड़ा सा काँप रहा था। नरेन सीधा खड़ा हो गया और फिर बोला कि मैं तुम्हारी खुशियों का दुश्मन नहीं हूँ किट्टू बेटा। मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि मेरी बेटी खुश रहे, बस मुझे रुद्र पर ट्रस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। गुड नाइट बच्चा, अच्छे से सो जाओ। दिल में जो था वो बोल दिया तुम्हें मैंने। अच्छा तुमने सुना नहीं ना, तुम तो सो रही होगी। मेरा भी मन अब हल्का हो गया और फिर तुम्हें कुछ पता भी नहीं चला। इतना कहकर नरेन थोड़ा सा झुका और फिर उसने शुभ के सिर पर हल्के से किस कर लिया और फिर चुपचाप से उस कमरे से बाहर निकल जाता है। उसके जाते ही शुभ ने भी अपनी चादर जल्दी से अपने चेहरे से हटाई और फिर लंबी लंबी सांसों को लेने लगा। उसकी तो हालत ही पूरी तरह से खराब हो गई थी। वो भी जल्दी से बेड से उठा और उसने सबसे पहले दरवाजे को ठीक से बंद किया और अंदर से लॉक कर दिया। फिर दीवार से टेक लगाकर यकीन करने लगा कि उसके ससुर जी ही आए थे। वो सॉरी अंकल जी कमरे में आए थे और वो पकड़ा भी नहीं किया। अगले ही पल उसने भी अपना फ़ोन उठाया और किट्टू को कॉल किया। किट्टू तो अभी रुद्र के सीने पर सर रखकर आराम से सो रही थी और रुद्र भी किट्टू को एकदम से निहार रहा था। उसने देखा तो किट्टू का फ़ोन वाइब्रेट हो रहा था। रुद्र ने भी किट्टू का फ़ोन उठाया और फिर अपने कान पर लगाकर कहा कि रात का 1 बजे का समय हो रहा है, थोड़ी बहुत शर्म है भी या फिर नहीं। 1 बजे फ़ोन घुमा दिया तूने, तेरी भाभी सो रही हैं। शुभ गुस्से में बोला कि तो इतना क्यों थका दिया है आपने उन्हें, कितनी जल्दी सो गई वो। रुद्र भी फ़ोन की तरफ देख रहा था और फिर उसने भी कान पर लगाया और बोला कि तू सुबह घर आ, फिर तुझे बताता हूँ, तेरे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। शुभ ने भी अपने दांतों तले जबान दबा ली और फिर बोला कि अरे भैया माफ़ कर दो प्लीज़, सॉरी सॉरी, वो मुझे भाभी से कुछ सीक्रेट बात करनी थी। रुद्र बोलता है कि सो गई है तेरी भाभी और तू भी सो जा, समझा, तू आया बड़ा सीक्रेट बात करने वाला। कौन सा तुम दोनों पाकिस्तान में आतंकवाद खत्म करने के लिए मीटिंग करते हो, चुपचाप से जाकर सो जा, सीक्रेट बात करनी थी पागल कहीं का। इतना कहकर रुद्र ने भी शुभ को खूब डांटा और फिर फ़ोन को कट करके वहीं नाइट स्टैंड पर रख दिया और फिर खुद किट्टू को बाहों में लेकर सो गया। वहीं शुभ तो फ़ोन को हैरानी से देख रहा था और फिर खुद से बोलता है कि भाभी तो ठीक है, भाई तो कुछ ज़्यादा ही गुस्सा करते हैं यार। अगले ही बस शुभ का दिमाग एकदम से ठनका और उसके कानों में एक आवाज़ गूंजी, मुझसे भी कुछ गलतियां हुई हैं। शुभ खुद से बोलता है कि ससुर जी ने कौन सी गलतियां कर दी हैं, कल पता लगाता हूँ इनकी गलतियों का। वैसे एक बात तो सच है, ससुर जी आंटी से प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन जाहिर नहीं करते। कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ ना तो फिर अब सब कुछ करेंगे। अगली सुबह किट्टू भी नहाकर बाहर निकलती है तो उसने टाइम देखा तो सुबह के 6 बजे का समय हो रहा था। किट्टू धीरे से रुद्र के पास गई और फिर उसने रुद्र के माथे को प्यार से चूम लिया और अपनी नाक हल्की सी रुद्र के नाक से रगड़ी और फिर उठकर वहां से जाने लगी कि तभी उसने रुद्र का हाथ अपनी कलाई पर महसूस किया। उसने हल्का सा पलट कर देखा तो रुद्र ने उसे अभी अपनी तरफ खींच लिया और फिर किट्टू सीधा रुद्र के ऊपर जाकर गिरती है। रुद्र ने भी अपनी पकड़ किट्टू पर प्यार से कस दी थी और अगले ही पल उसे रोल करके बेड पर लेटाकर कहा कि मत जाओ ना प्लीज, रुक जाओ यहाँ पर मेरे पास। किट्टू ने प्यार से कहा कि सर जाना तो पड़ेगा ही ना। रुद्र ने अभी ठीक से आंखें भी नहीं खोली थी। उसने भी किट्टू की गर्दन पर किस करते हुए कहा कि परमानेंट कब आओगी यहाँ पर। किट्टू ने भी अपनी बाहें रुद्र की कमर पर लपेटते हुए कहा कि बहुत ही जल्दी आऊंगी। अब शुभ के हाथ में केस हो गया है ना तो फिर जल्द ही सॉल्व हो जाएगा। रुद्र को तो एकदम से हंसी आ गई थी। उसने भी किट्टू के माथे को चूम लिया और फिर उससे दूर हो गया। किट्टू भी खड़ी हुई और बालकनी में जाने लगी तो रुद्र हैरानी से किट्टू की तरफ देख रहा था। रुद्र बोलता है कि बालकनी से जाओगी? हाँ, आई भी तो बालकनी से थी ना, सामने से आती तो फिर मम्मी पापा से मिलना पड़ता मुझे और फिर पूरी रात मम्मी के पास बैठी रहती तो फिर आपके पास कैसे बैठती। रुद्र को भी एकदम से हंसी आ रही थी। वो भी जेब में हाथ डालकर किट्टू के पीछे पीछे बालकनी में आ गया। उसने बालकनी में जाकर देखा तो एक लकड़ी की सीढ़ी लगी हुई थी और गार्डन के बाहर घर के पिछले वाले गेट के पास निहाल भी बाइक पर बैठा हुआ अंगड़ाई को तोड़ रहा था। देख कर ही पता चल रहा था कि अभी अभी वो भी सो के उठकर आया है और आते ही बाइक पर बैठ गया है क्योंकि किट्टू भाभी की ड्यूटी भी तो उसे करनी थी। किट्टू ने भी निहाल की तरफ देखकर उसे हाय कहा और फिर निहाल ने भी दूसरे हाथ से उठाकर किट्टू को हाय कह दिया और फिर किट्टू भी बालकनी के बिल्कुल नजदीक आ गई थी। उसने भी अपना एक पैर उठाया लेकिन फिर नीचे करके पलट कर रुद्र की तरफ देखा और फिर बहुत ही प्यार से जल्दी से 4-5 कदम चलकर जल्दी से रुद्र के पास आई और उसने भी रुद्र को कस के अपने गले लगा लिया और फिर उसके गाल पर किस करके बोलती है कि याद रखना सर, आप मुझे छोड़ दोगे ना तब भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर उसने भी रुद्र की तरफ देखा तो रुद्र ने भी किट्टू की कमर पर हाथ लपेटकर खुद से सटाया और फिर उसकी आंखों में देखकर बोलता है कि ऐसी बातें अगर करोगी ना तो फिर जाने नहीं दूंगा तुम्हें। किट्टू के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने भी रुद्र का हाथ अपनी कमर से हटाया और फिर बालकनी से लकड़ी की सीढ़ियों से उतरते हुए गार्डन में आ गई। उसने भी गार्डन में खड़े होकर रुद्र की तरफ देखकर बाय कहा और फिर किट्टू पिछले वाले गेट से जाकर निहाल की बाइक
पर बैठ गई और फिर बाइक पर बैठकर भी उसने रुद्र को फिर से बाय कहा और रुद्र ने भी अपने कमरे की बालकनी से खड़े होकर उसे मुस्कुराकर बाय कह दिया। वहीं ये सारा नज़ारा संध्या भी देख रही थी, क्योंकि वो तुलसी जी को जल देने के लिए गार्डन में पिछली तरफ आई थी और वो एक बार रुद्र को देखती और एक बार जाती हुई किट्टू को देखती और फिर अपने चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट लेकर घर के अंदर चली गई। घर के अंदर आते ही उसने संजय की तरफ देखा, जो कि लिविंग एरिया में बैठकर अखबार खोलकर पढ़ रहा था। संध्या भी संजय के पास बैठते हुए बोलती है कि बहुत हो गया है किट्टू का, अब उसे कह दो ना कि वापस आ जाए। वो कितने दिन हो गए हैं, करिए ना नरेन भाई साहब से आप बात। संजय भी अखबार का पेज पलटते हुए बोलता है कि अब तुमने ऐसा क्या देख लिया है। संध्या बोलती है कि किट्टू कल रात रुद्र से मिलने के लिए आई थी, चुपचाप बिना किसी को बताए। संजय बोलता है कि हाँ मुझे पता है, जब वो आई थी ना तब मैंने उसे देखा था। संध्या को तो एकदम से हंसी आ गई थी। वो बोलती है कि अच्छा, और फिर जाते हुए मैंने देख लिया उसे, कितना अच्छा लग रहा है ना उन दोनों को ऐसे देखकर। अच्छा वो सब कुछ छोड़िए, नरेन भाई साहब से बात कीजिए ना आप, किट्टू को ले आते हैं। अब वैसे भी आज नील के रिसेप्शन के बाद अवनी भी यहाँ पर आ जाएगी। संजय बोलता है कि तुमने देखा था ना नरेन और सौम्या के बीच में कैसे लड़ाई हुई थी पार्टी में, ऐसे में किट्टू को वहाँ पर लाने की बात कहूँगा तो फिर सही नहीं होगा। संध्या, इस समय मैं उनसे बिल्कुल बात नहीं कर सकता। वैसे भी पता नहीं इन चारों ही बच्चों के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है। शुभ पुरोहित हाउस रहने के लिए गया है और वो सब कुछ छोड़ो, तुम जल्दी से मेरे लिए नाश्ता बनाओ, मैं तैयार होकर अभी आता हूँ। इतना कहकर संजय ने भी अपने अखबार को फोल्ड किया और फिर वहाँ पर अखबार रखकर सीधा अपने कमरे की तरफ चला गया। तो वहीं दूसरी तरफ सौम्या भी किचन में काम कर रही थी। शुभ भी सौम्या के पास खड़ा हुआ था और किट्टू भी अपने कमरे में इस वक्त आराम से सो रही थी। सौम्या बोलती है कि इतनी सुबह सुबह आ गए तुम, कुछ काम था क्या। शुभ ने भी फ्रिज खोला और उसमें से एक सेब निकाला और फिर उसे एक बाइट खाकर बोलता है कि क्यों आंटी, मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आ सकता हूँ क्या, उसके लिए भी काम होना ज़रूरी है क्या। सौम्या बोलती है कि अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, बस ऐसे ही पूछा। अच्छा बताओ तुम नाश्ते में क्या खाओगे। शुभ भी मुस्कुराते हुए बोलता है कि पहले ये बताओ कि अंकल को नाश्ते में क्या पसंद है। शुभ का सवाल सुनकर सौम्या ने भी शुभ की तरफ हैरानी से देखा तो शुभ मुस्कुराकर बोलता है कि अरे ऐसे क्या देख रही हैं आंटी, बताइए ना अंकल को क्या पसंद है नाश्ते में। सौम्या बोलती है कि मैं तुम्हारी पसंद पूछ रही हूँ बेटा, अंकल की पसंद नहीं पूछ रही हूँ। तो शुभ ने कहा कि क्यों, अंकल की पसंद का नाश्ता नहीं बनाओगी क्या। सौम्या भी अपने गुस्से को दबाते हुए बोलती है कि नहीं, अंकल के पसंद का नहीं बनाऊंगी बिल्कुल भी। शुभ बोलता है कि क्यों आंटी, आपको अंकल की पसंद का पता नहीं है क्या। तो शुभ ने भी अब इतना बोला तो सौम्या ने भी शुभ की तरफ देखकर कहा कि पता है, बहुत अच्छे से पता है, उन्हें मेरे हाथ के आलू और पनीर के पराठे पसंद है, आलू मटर की सब्जी, चने की सब्जी, कढ़ी चावल, ढोकला, ये सब कुछ पसंद है। अब तुम बताओ तुम्हें क्या पसंद है। शुभ ने भी हंसकर कहा कि मुझे भी यही सब कुछ पसंद है। अरे वाह, क्या कॉन्सिडेंस है हमारा और अंकल का, दोनों की पसंद एक जैसी है, एकदम से मिलती जुलती है ना आंटी, अब प्लीज़ बना दो ना। इतना कहकर शुभ भी जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और बोला कि आंटी प्लीज़ पराठे और आलू मटर की सब्जी ज़रूर बना लो आप, और थोड़ा सा ढोकला भी बना देना प्लीज़ प्लीज़ आंटी, और हाँ मैं रायता भी बहुत ज़्यादा पीता हूँ। सौम्या ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर नाश्ता बनाने लग गई। शुभ भी अपने फ़ोन की स्क्रीन को स्क्रॉल करता हुआ बोलता है कि आंटी आज शाम को क्या पहनोगी आप। सौम्या बोलती है कि क्यों, आज शाम को क्या है। तो शुभ बोलता है कि अरे आप भूल गई क्या, आज मेरे बड़े भाई नील जी का रिसेप्शन है। तो सौम्या ने भी शुभ की तरफ नहीं देखा था, वो भी अपना काम करते हुए बोलती है कि मैं नहीं जाऊँगी, तुम्हारे अंकल से मेरी लड़ाई हो जाती है ना, इसीलिए मैं अब किसी पार्टी में नहीं जाऊँगी। देखा था ना तुमने किस लास्ट टाइम भी पार्टी में क्या हुआ था, तुम किट्टू को लेकर जाना। शुभ बोलता है कि अरे ऐसे कैसे आंटी, मैं भाभी को लेकर चला जाऊं और आपको यहाँ पर ही छोड़ दूं, प्लीज़ आंटी आप भी चलना ना साथ में। सौम्या ने भी जवाब नहीं दिया, लेकिन वो भी मन बना चुकी थी कि अब वो बिल्कुल भी नहीं जाएगी पार्टी में। थोड़ी देर के बाद डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लग गया था और नरेन भी रेडी होकर डाइनिंग टेबल पर आकर आराम से बैठ गया था। उसने भी शुभ की तरफ घूर कर देखा और फिर उसे थोड़ा सा गुस्सा तो आ ही गया था। तो शुभ ने भी नरेन की तरफ देखा और अपनी जगह से खड़े होकर सीधा नरेन के पास आकर उसके पैरों को छूकर बोलता है कि कैसे हो ससुर जी, मतलब अंकल जी। नरेन ने भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा तो किया, लेकिन रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं किया और डाइनिंग टेबल पर रखी हुई प्लेट को सीधा करने लगा और फिर अपना नाश्ता सर्व करने लगा। तभी सौम्या भी अंदर से एक बाउल लेकर आई और फिर उसने भी डाइनिंग टेबल पर उस बाउल को रखा और बोलती है कि कम से कम बेटे को आशीर्वाद तो दे दो, और कुछ तो वैसे भी तुमसे कोई उम्मीद नहीं है किसी को भी। नरेन ने भी गुस्से से एक नज़र सौम्या की तरफ घूर कर देखा और फिर शुभ की तरफ घूरा तो शुभ तो अपने दांतों को
एकदम से फाड़कर उसे दिखा रहा था। उसने भी धीरे से कहा कि खुश रहो। शुभ बोलता है कि खुश तो मैं हमेशा ही रहता हूँ, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि शुभ प्रताप सिंह को दुखी कर दे। इतना कहकर वो सीधा नरेन के सामने आकर बैठ गया और फिर नरेन को थोड़ा सा गुस्सा तो आ गया था, लेकिन उसने भी पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। नरेन ने जैसे ही अपनी प्लेट में सब्जी सर्व की, उसके चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने भी सौम्या की तरफ प्यार से देखा तो सौम्या उसी के पास बैठी हुई थी और उसकी प्लेट में पराठे को रखते हुए बोलती है कि ज़्यादा खुश मत होइए, शुभ के लिए बनाया है ये सब कुछ। तभी शुभ ने कहा कि एक ही तो बात है आंटी, अंकल को भी यही पसंद है और मुझे भी यही पसंद है। ये कहते हुए शुभ ने भी अपनी प्लेट में नाश्ता सर्व किया और मटर आलू की सब्जी देखकर वो थोड़ा सा मुंह बना रहा था, क्योंकि उसे मटर की सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और आलू के साथ तो बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। लेकिन वो बेचारा करता भी क्या, दो बिछड़े हुए दिलों को मिलाने के लिए उसने भी अपने दिल पर पत्थर जो रखा था वो भी अब शांति से बैठ जाता है और आंखों को बंद करके पराठे के साथ सब्जी को खाने लगता है। उसने जैसे तैसे करके अपनी कटोरी की सब्जी को खत्म किया और तभी सौम्या बोलती है कि शुभ थोड़ी सी और सब्जी दे दूं क्या। शुभ ने जल्दी से ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि अरे नहीं नहीं आंटी, मैं तो अचार से पराठा खाऊंगा। किट्टू भाभी बता रही थी कि आप बहुत अच्छा अचार भी डालती हैं। इतना कहकर उसने भी जल्दी से अचार को लिया और फिर अचार से पराठे को खाने लगा। पराठे खाते हुए उसने भी नरेन की तरफ देखा और कहा कि अच्छा अंकल, मैंने आज सौम्या आंटी से आपकी पसंद पूछी थी तो उन्होंने मुझे अच्छे से सारी पसंद आपकी बताई थी। आपको भी पता है क्या सौम्या आंटी के बारे में कि उन्हें क्या क्या पसंद है। तो नरेन ने भी जवाब नहीं दिया, चुपचाप से अपने नाश्ते को करने लगा। सौम्या बोलती है कि शुभ तुम ना आराम से अपना खाना खाओ, किससे क्या पूछ रहे हो तुम। कुछ इंसान हमेशा गुस्से में ही रहते हैं या फिर सीरियस ही रहते हैं, उनसे कुछ पूछने का मतलब है दीवार में टक्कर मारना। और वैसे भी तुम तो जानते ही हो ना, 18 साल बाद हमने फिर से एक दूसरे के साथ जिंदगी शुरू करी है, मतलब फिर से एक नई जिंदगी। 18 साल में तो ये सब कुछ भूल भी गए होंगे, इन्हें कुछ भी नहीं पता है कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। तभी नरेन ने भी सौम्या की तरफ देखा और फिर उसकी आंखों में देखकर बोलता है कि तुम्हें रंगोली बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है, कथक तुम्हारा फेवरेट है और खाने में तुम्हें छोले चावल पसंद है, पिस्ता ग्रीन, वाइट और पीच कलर तुम्हारा फेवरेट कलर है और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो तुम्हें मुझसे ज़्यादा नहीं पता है, मुझे अच्छे से याद है तुम्हारे बारे में। तो तुम मुझे अब ताने मत मारा करो कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता है, समझी तुम। सौम्या भी आंखें फाड़कर नरेन की तरफ ही देख रही थी और फिर शुभ के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो जानता था दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अपने एटीट्यूड के चलते एक दूसरे को ही ताने मारते हैं, एक दूसरे को पूरी तरीके से अपनाते भी नहीं है। तो नरेन के पास टाइम भी नहीं था और फिर सौम्या को नरेन का टाइम ही तो चाहिए था। दोनों के बीच में बस यही प्रॉब्लम थी और फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। और ये बात शुभ ने अब अच्छे से ऑब्जर्व कर ली थी। दोनों ही एक दूसरे की तरफ हैरानी से देख रहे थे। ना जाने क्यों सौम्या के दिल की धड़कनें तो अब थोड़ी सी बड़ी हुई थी और नरेन, जो कि एक सेकंड के लिए पूरी तरह से भूल ही गया था कि डाइनिंग टेबल पर शुभ भी बैठा हुआ है, वो धीरे धीरे करके सौम्या की ओर झुकने लगा। और फिर सौम्या जो एकदम से खड़ी हुई और बोलती है कि मैं देख कर आती हूँ कि किट्टू अभी तक उठी क्यों नहीं है, अभी तक वो नीचे क्यों नहीं आई, मैं बस अभी 10 मिनट में आ रही हूँ। इतना कहकर वो जल्दी से वहाँ से चली गई और फिर वहीं शुभ ने भी एक नज़र नरेन की तरफ देखा और फिर से अपना खाना खाने लगा। फिर उसने भी अपना फ़ोन निकाला और फिर किसी को फ़ोन करके कहा कि भाई गलती तो तेरी ही है ना, भाई तेरी ही तो गर्लफ्रेंड है ना, तो फिर तो उसे टाइम नहीं देगा तो फिर कोई दूसरा टाइम दे देगा ना, फिर उसकी कोई गलती नहीं होगी। ऐसे भी क्या ही बिजी होना कि तुम अपनी ही गर्लफ्रेंड का बर्थडे भूल गए, तुझे अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे तो याद रखना चाहिए ना। इतना कहकर शुभ ने भी जल्दी से फ़ोन की तरफ देखा और फिर अपने फ़ोन को जेब में रखा और फिर नरेन की तरफ देखकर बोलता है कि आजकल भी ना अंकल, गर्लफ्रेंड तो लड़के बना लेते हैं, रिलेशन में तो बहुत ही जल्दी आ जाएंगे, लेकिन अपने पार्टनर का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखते हैं, उसे ज़रा सा भी टाइम नहीं देते हैं। ये कहते हुए शुभ फिर से खाना खाने लगा और तभी सौम्या भी वापस आ गई। उसने भी शुभ की प्लेट में पराठा रखते हुए कहा कि किट्टू तो अभी भी सो रही है। शुभ भी खुद में ही बुदबुदाता है और बोलता है कि भाई पूरी रात एक्सरसाइज करेंगे तो फिर बेचारी थक तो जाएंगी ही ना, और फिर थक जाएंगी तो फिर सोएंगी तो है ही। सौम्या बोलती है कि शुभ तुमने कुछ कहा क्या। शुभ ने कहा कि अरे नहीं नहीं आंटी, मैंने कुछ भी नहीं कहा है, वो अभी अंकल ने बताया ना कि आपको रंगोली बनाना पसंद है, तो फिर आज रंगोली की प्रैक्टिस करते हैं साथ में। वैसे भी दिवाली आने वाली है ना, तो फिर अच्छी अच्छी रंगोली बनाएंगे साथ में और मुझे भी आप सिखा देना रंगोली बनाना।
सौम्या ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि मुझे कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है शुभ। शुभ अब थोड़ा-सा नाश्ता कर चुका था, वो बोलता है कि अरे आंटी ऐसे कैसे प्रैक्टिस नहीं करनी है आपको? चलिए ना मैं आप दोनों ही मिलकर रंगोली बनाते हैं। और फिर उसने नरेन की तरफ देखकर कहा कि अंकल आपको नाश्ते में कुछ और चाहिए तो नहीं ना? तो नरेन ने भी अब उन दोनों की तरफ देखा और फिर से अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा कि नहीं। तो शुभ ने भी सौम्या की कलाई को पकड़ा और फिर सिटिंग एरिया की ओर ले जाते हुए बोला कि चलो ना आंटी, यहाँ पर बैठकर साथ में रंगोली की प्रैक्टिस करते हैं, आपके घर में रंग तो होंगे ही ना। इतना कहकर उसने भी एक नौकर की तरफ देखा और बोला कि भाई रंग तो होंगे ना रंगोली वाले, अगर हैं तो फिर जल्दी से जाओ और अभी से फटाफट लेकर आओ। थोड़ी ही देर में वो नौकर भी जल्दी से रंगोली वाले जितने भी कलर थे वो लेकर वहाँ पर आ जाता है। सौम्या का रंगोली बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था और सौम्या बोलती है कि नहीं मुझे नहीं बनानी है, तुम बना लो रंगोली मैं देख लूँगी। शुभ बोलता है कि ठीक है लेकिन आप मुझे बताओगी ना तो फिर कैसे बनानी है, तभी तो बना पाऊंगा। सौम्या अभी कुछ बोलती उससे पहले ही नरेन ने थोड़ी सी कड़कती हुई आवाज में कहा कि मेरे कमरे से एक फाइल लाकर दो। कहीं ना कहीं नरेन की आवाज सुनकर सौम्या को फिर से एकदम से दुख होता है। सौम्या धीरे से बोलती है कि तुम्हारे अंकल चाहते ही नहीं है कि मैं अपने शौक को पूरा करूँ। ये कहते हुए सौम्या भी वहाँ से उठ गई और फिर सीधा अपने कमरे की तरफ चली गई और थोड़ी देर के बाद वो वापस से आती है और उसने फाइल नरेन की ओर बढ़ा दी। नरेन भी डाइनिंग टेबल से उठकर सिटिंग एरिया में आ चुका था। उसकी नज़र तो शुभ पर ही टिकी हुई थी। उसे आज समझ नहीं आ रहा था कि शुभ आज सुबह सुबह क्यों आ गया है। उसे कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ लग रही थी और तभी शुभ ने भी अपने मोबाइल में देखा और फिर सर्च के ऑप्शन में टिक करके उसमें बोलते हुए कहा कि 2 साल के बच्चे को रंगोली बनानी है, उसके हिसाब से डिज़ाइन बताइए। ये सुनकर तो सौम्या को एकदम से हंसी आ गई थी और फिर सौम्या को हंसता हुआ देखकर नरेन के होठों के कोने भी हल्के हल्के से मुड़ गए थे। सौम्या ने भी हंसते हुए कहा कि अरे तुम 2 साल के बच्चे हो क्या? तो शुभ बोलता है कि अरे मैं तो नवजात शिशु लिखने वाला था आंटी, मगर फिर मुझे लगा कि कहीं गूगल मुझे गालियां ना देने लगे और फिर नवजात शिशु थोड़ी ना रंगोली बनाते हैं और फिर इसीलिए मैंने 2 साल का बच्चा डाल दिया। सौम्या और भी ज्यादा हंसने लगी। शुभ की बातें ही ऐसी होती थी कि किसी को भी वो हंसा देता था और नरेन ने भी सौम्या को हंसते हुए देखा और फिर हल्के से महसूस किया कि कहीं ना कहीं कितने दिनों के बाद सौम्या ऐसे खुलकर हंस रही थी। नरेन ने भी अपने ऑफिस का बैग उठाया और फिर जाता हुआ बोलता है कि शाम को लेट हो जाऊंगा। नरेन वहां से चुपचाप से अपना बैग लेकर चला गया था और उसके जाते ही शुभ बोलता है कि आंटी आपने अंकल को लंच नहीं दिया क्या? तो सौम्या बोलती है कि तुम्हारे अंकल लंच लेकर नहीं जाते हैं। शुभ बोलता है कि क्यों, खाना नहीं खाते हैं क्या वो दिन में? शुभ ने भी इतना कहा तो सौम्या ने कहा कि नहीं ऑफिस में खा लेते होंगे। शुभ बोलता है कि आपको लगता है इतनी बिजी पर्सनालिटी ऑफिस में खाना खाता भी होगा? नहीं मतलब अगर आप उन्हें लंच देती तो वो लंच ऐसे का ऐसे ही वापस आता, तो फिर आपको पता चल जाता ना कि उन्होंने लंच किया है या फिर नहीं किया है। आप समझ गई ना आंटी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? मतलब मान लेते हैं कि आपकी और अंकल के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, आप दोनों के बीच में अभी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन इंसान को भूखा रखना भी तो सही नहीं होता है ना। सौम्या बोलती है कि तुम कहना क्या चाहते हो शुभ? तुम्हारे अंकल को मैं भूखा रखती हूँ क्या? तो शुभ भी एक कदम पीछे हटकर डरते हुए बोलता है कि नहीं मेरे कहने का मतलब ये नहीं है आंटी कि आप अंकल को भूखा लगती हो। मेरे कहने का मतलब है कि आपको अंकल को लंच देना चाहिए ताकि पता तो चले कि उन्होंने कुछ खाना खाया भी है या फिर नहीं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर से नहीं लग रहे हैं आजकल। पिछली बार जब मैं आया था तो काफ़ी ज़्यादा हट्टे कट्टे थे। सौम्या बोलती है कि अभी तो 10-15 दिन पहले ही तो तुम आए थे ना, 15 दिन में तुम्हारे अंकल कमज़ोर भी हो गए क्या? ये बातें ना किसी और को ही जाकर कहना, मुझसे नहीं। वो बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते हैं अपना, समझे तुम? देखा नहीं था आज भी कितने ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे वो जाते टाइम पे। ये सुनते ही शुभ ने भी एकदम से सीटी मारी और फिर सौम्या की तरफ देखा तो सौम्या को भी एकदम से शर्म आ गई थी। वो सीधा किचन की तरफ जाते हुए बोलती है कि बस बस मुझे ऐसी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शुभ बोलता है कि आंटी मैं क्या बोल रहा था, चलो ना आज मैं और आप अंकल के लिए अच्छा सा लंच लेकर ऑफिस चलते हैं, मैं आपको ऑफिस भी दिखा दूंगा और फिर आप अच्छे से अंकल को लंच दे देना। तो वहीं दूसरी तरफ शोभित ने भी बाइक निहाल और शुभ के कॉलेज के बाहर आकर रोकी। निहाल भी बाइक से नीचे उतर गया और फिर शोभित की तरफ देखकर बोला कि यार अगर इस बार पास नहीं हुआ ना तो फिर पापा जूते से मारेंगे। शोभित बोलता है कि अरे हो जाएगा यार, इतना कहकर वो भी बाइक से नीचे उतरा और फिर दोनों ही कॉलेज के अंदर चले गए। शोभित ने भी वहां पर बहुत सारे लड़के लड़कियों को देखा तो निहाल से कहा कि यार यहाँ पर किसी लड़की से पूछे क्या, क्या पता कोई ऐसी लड़की मिल जाए जिसका दिल बहुत ही ज्यादा दुखी हो। निहाल भी शोभित की तरफ देखकर बोलता है कि हाँ यार यहाँ पर पूछ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां हैं। तभी उनके बराबर में से एक लड़की निकलती है तो शोभित भी उसकी तरफ देख
कर बोलता है कि हे क्रिटिकल। उस लड़की ने पलटकर शोभित की तरफ देखा तो शोभित बोलता है कि आप दुखी हो क्या? मैं आपका दुख दूर कर सकता हूँ। शोभित ने ये बात बहुत ही ज़्यादा स्टाइल से कही थी कि तभी उस लड़की को भी शोभित की बात पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वो शोभित को गुस्से से घूरने लगी। वो भी हाथ बांधकर बोलती है कि तू मेरा दुख दूर करेगा? तू कर सकता है क्या मेरा दुख दूर? ये कहते हुए उसने भी शोभित का कॉलर पकड़कर उसे हिलाना शुरू कर दिया और अगले ही पल निहाल ने भी उस लड़की का हाथ शोभित के कॉलर से हटाते हुए कहा कि अरे ये तो मजाक कर रहा था। आई एम सॉरी, प्लीज़ प्लीज़ हम दोनों को माफ़ कर दो। प्लीज़, हमारे कहने का मतलब वो नहीं था। वो लड़की गुस्से से बोलती है कि नहीं, अभी पुलिस में रिपोर्ट करती हूँ। तुम लोग मुझे खुश करोगे? शर्म नहीं आती है एक लड़की से ऐसी बातें करते हुए? मुझे छेड़ रहे हो सबके सामने? ये सुनकर तो निहाल और शोभित दोनों की आंखें हैरानी से फैल गई थी और दोनों ही इस वक्त एक दूसरे को हैरानी से आंखें फाड़कर देख रहे थे। निहाल ने भी उस लड़की के सामने अपने हाथों को जोड़ा और फिर बोलता है कि अरे माफ़ कर दीजिए ना प्लीज़, सॉरी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो उसके कहने का मतलब ये नहीं था जैसा कि आप समझ रही हैं। लड़की भी गुस्से में बोलती है कि तो फिर क्या मतलब था? मुझे खुश करोगे? बुलाऊं प्रिंसिपल को? अभी करूंगी तुम दोनों की रिपोर्ट उनसे। शर्म नहीं आती है तुम दोनों को? दोनों ने ही अपने हाथ जोड़ लिए थे और खासकर शोभित, वो तो उसके पैरों में गिरने के लिए भी तैयार हो गया था। निहाल ने भी बहुत ही प्यार से उस लड़की की तरफ देखा और उसे समझाते हुए कहा कि प्लीज़ आप मेरी बात को समझिए ना, वो मतलब नहीं था इसका। प्लीज़ आप किसी को भी मत बुलाइए, प्लीज़ प्लीज़। उस लड़की ने भी दोनों की तरफ देखा और फिर अपनी उंगली दिखाकर गुस्से से वहाँ से चली गई। उसके जाते ही निहाल ने भी शोभित की तरफ देखा तो शोभित ने भी अपने कंधे उचकाकर कहा कि यार, गुरु माता ने कहा था ना कि मुझे किसी दुखियारी लड़की का ही दुख दूर करना है। निहाल बोलता है कि अबे साले, 120 किलो वेट है इस लड़की का, इसका तुझे कहाँ से दुखियारी नज़र आती है ये लड़की? शोभित बोलता है कि यार फर्स्ट टाइम था ना इसीलिए फेल हो गया हूँ, सॉरी। अब से ना अच्छे से देख समझ कर ही बोलूँगा। आगे से मैं लड़की का वेट देखकर ही उसका दुख दूर करूँगा। निहाल ने भी अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली और फिर उसकी बाजू पकड़कर बोलता है कि तू चल यार यहाँ से, पहले मेरा और शुभ का रिजल्ट देख लेते हैं और उसके बाद ही लड़की को देखेंगे। आज कुछ भी उल्टा सीधा हो गया ना तो फिर पापा सच में उल्टा लटका देंगे और फिर नीचे आग लगा देंगे वो अलग से। इतना कहकर निहाल शोभित को लेकर एक कॉरिडोर में आ गया था जहाँ पर बहुत ही सारे स्टूडेंट्स खड़े होकर अपना रिजल्ट देख रहे थे। निहाल का दिल तो इस वक्त जोरों से धड़क रहा था। उसे नहीं पता था कि अब वो घर जाकर अपने भाई का रिसेप्शन एंजॉय करेगा भी या फिर नहीं, या फिर अपने पापा से डांट खाएगा या फिर उनके जूते। निहाल भी थोड़ा सा आगे आया और उसने भी अपना और शुभ का नाम लिस्ट में ढूंढना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो वहीं कॉरिडोर में जोर जोर से गाना गाते हुए नाचने लगा था। सभी लोग निहाल को देख रहे थे और निहाल जो कि चिल्लाते हुए शुभ के पास आया और उसे गले लगाकर बोलता है कि यार, मैं और शुभ दोनों ही पास हो गए हैं। यस यस यस, हम पिटने से बच गए। हमने अपने पापा का नाम रोशन कर दिया है। देख कितना ज़्यादा गर्व फील हो रहा है मुझे। शोभित बोलता है कि अच्छा, कितने परसेंट्स आए हैं तेरे? तो निहाल भी नाचते हुए बोलता है कि 65। इतना कहकर वो और भी ज़्यादा खुश होकर शोभित के गले लग गया और फिर शोभित के चेहरे पर मुस्कुराहट तो नहीं आई, लेकिन वो भी फिर निहाल को खुद से दूर करके बोलता है कि अच्छा, वैसे कम है ना, लेकिन चलो कोई बात नहीं, 65% भी कम नहीं होते हैं। और फिर शुभ के कितने परसेंट आए हैं? निहाल भी काफ़ी ज़्यादा खुश होकर बोलता है कि अरे, हम दोनों की ही मिलाकर 65% है। शोभित की आंखें तो हैरानी से फैल गई थी और वो बोलता है कि दोनों की मिलाकर 65%। निहाल भी शोभित की कमर पर अपना हाथ रखता है और फिर उसे वहाँ से ले जाता हुआ बोलता है कि अरे यार, हम पास हो गए हैं, यही बहुत बड़ी बात है हम दोनों के लिए। तू नहीं जानता है, मैं जानता हूँ अपने पापा का गुस्सा कितना भयानक होता है। अगर पापा थोड़ा सा भी गुस्सा होंगे ना, लेकिन माँ हमारी नज़र तो उतारेगी ही, क्योंकि वो तो जानती ही है उनके बेटे कितनी बड़ी जंग जीत कर आए हैं। मेरी माँ ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी आज। शोभित हैरान था, बहुत ही ज़्यादा हैरान। भाई, दोनों ही भाई सिर्फ मार्जिन के नंबर से पास हुए थे। उसके बाद भी निहाल इस वक्त कितना ज़्यादा खुश था। निहाल ने भी फिर शुभ को मैसेज कर दिया था और रिजल्ट के बारे में बता दिया था। दोनों ही दोस्तों एकदम से ग्राउंड तक आ गए थे। शोभित बोलता है कि देख, बुरा मत मानियो यार, लेकिन सच में तुम लोग पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर। निहाल भी उसे ताना मारते हुए बोलता है कि तुझे सिखा मिल गई ना, उसने तुझे पढ़ा दिया और तेरी मैथ स्ट्रांग हो गई, तू अच्छे नंबर से पास हो गया, समझा तू? नहीं तो तू हमें ज्ञान दे रहा है ना, तू कौन सा इतना पढ़ता था? भाई, तेरी वाली आईएएस ऑफिसर बनने वाली थी ना, और मेरी वाली सिलाई मशीन चलाती है, और शुभ उससे तो अभी कोई सेट भी नहीं हुई है। हमें ज्ञान मत ही दे, समझ आई बात तुझे? हमें ही पता है कि हम दोनों ही भाइयों ने इतनी परसेंट लाने में कितनी ज़्यादा मेहनत करी है। तुझे क्या पता, तू ना कुछ भी नहीं समझ पाएगा हम दोनों की दिल की बात को।